वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ FEI। दिस इज़ मुख्तार सर विद द टॉपिक एग्रीकल्चर। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की एग्रीकल्चर जो हमारा लेसन है वहाँ पर उसके पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल तक हमने जो हमारा जो टॉपिक था वो टी तक हमने कंप्लीट किया था। टी जो कि एक बेवरेज क्रॉप है, हमने बताया था आपको, इट इज़ अ सिंगल क्रॉप फार्मिंग। बहुत कूल क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर, अच्छी खासी बारिश भी होनी चाहिए। और इसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप विच हेल्प्स द इंडियन इकोनॉमी टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इसको बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान से बाहर भेजा जाता है और वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज कमाया जाता है। और वेल ड्रेनेड स्लोपी जेंटल स्लोपी रीजन जो है इसके लिए अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का जो इलाका पड़ता है वहाँ पर स्लोपी रीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है, क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और टेंडर लीव्स जहाँ पत्तियों को उगाने के लिए पानी जो है वो कंटिन्यूसली बरसना चाहिए रेन की शक्ल में, बट एट द सेम टाइम दैट शुड नॉट बी स्टैगनेट, वो नीचे ज़मीन के ऊपर जमा भी नहीं होना चाहिए। ओके और इसके लिए अच्छी खासी लेबर की ज़रूरत होती है। सो यू कैन से दैट दिस टाइप ऑफ क्रॉप इज़ बेसिकली लेबर इंटेंसिव क्रॉप। पूरी दुनिया में इसको बड़े पैमाने पे कल्टीवेट किया जाता है, बट देयर आर सम स्पेसिफिक रीजन्स नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी। इसमें कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका बड़े पैमाने पे मेजर प्रोड्यूसर्स कंसिडर किए जाते हैं। लुक एट दीज गर्ल्स हाउ दे आर पिकिंग अप दीज टेंडर लीव्स इन देयर बास्केट्स। और एक चीज़ आप याद रखेंगे, सो फार एज द टी प्रोसेसिंग यूनिट्स आर कंसर्न, जिनमें हम चाय तैयार करते हैं वो विद इन द टी गार्डनर्स ही होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टी लीव्स इज़ हार्मफुल एज फार एज द क्वालिटी, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द टी इज़ कंसर्न, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तक इनको ट्रांसपोर्ट करना जो है वो इनकी क्वालिटी पे ज़बरदस्त जो है असर कर देता है। सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू मस्ट हैव द प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन द टी गार्डन्स। इसीलिए जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में, खासकर वेस्ट बंगाल में या दार्जिलिंग में जहाँ पर ये टी कल्टीवेशन होती है, ये जो टी प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं जिनको प्रोसेस करते हैं, वो वहीं पर पाए जाते हैं। ओके आज का असल में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। भाई साहब आप याद रखना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का सिंपल और सादा सा मतलब यही होता है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करेंगे, इसको हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नाम देते हैं। वाई वी गो फॉर दिस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग विद एन अलार्मिंग रेट। बहुत तेज़ रफ्तार से जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट हमें उसके साथ साथ जो है उनकी फूड के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो इस हवाले से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। इसके लिए हमने जो है पहला जो है काम करना है कि हमारे पास जो लैंड पड़ी हुई है, जो बेकार पड़ी हुई है, उसको हम कल्टीवेशन में लाएं। इससे भी हमारी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकती हैं। और हमें आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड्स भी इंक्रीज़ करने होंगे, क्योंकि अगर हम भगवान भरोसे रहे, मानसून के ऊपर है, रेन्स के ऊपर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने डिपेंड कर दिया, तो इट विल अफेक्ट द एग्रीकल्चरल सेक्टर नेगेटिवली। सो वी मस्ट इम्प्रूव द इरिगेशन फैसिलिटीज़, आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज़। एट द सेम टाइम वी मस्ट यूज़ फर्टिलाइजर्स, हैं जो हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, लेकिन वो जो नुकसान नहीं पहुँचाते हैं लैंड को, ऐसे फर्टिलाइजर्स का हमें इस्तेमाल करना हो। और HYVs, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ऐसे सीड्स जिनको लेबॉरेटरीज में ले जाके उनके साथ वहाँ पर जेनेटिक तरीके से बायोलॉजिकली वहाँ पर कुछ उसके साथ किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है, उनकी जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ करवाए जाते हैं। तो ऐसे सीड्स को हम हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का नाम देते हैं। तो जब हम हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होएंगे ना भाई साहब। तो ऐसे सीड्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे करने से हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी मस्ट गो फॉर एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। हमें वही हल चलाना, वही पुराने तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करना, भाई साहब ये तो बहुत ही पुराने तरीके हैं। इनमें से इस मेथड में से, पुराने मेथड्स में से, एग्रीकल्चरल मेथड्स में से वहाँ पर जो है प्रोडक्शन बहुत कम हासिल होते हैं। सो वी मस्ट गो फॉर हाईली एडवांस्ड मशीनरीज, कॉम्बाइनर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, इनका इस्तेमाल करना है, तब जाके हम अच्छी तरह से जो है इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का आप सिंपल और सादा भाषा में समझें कि वाई वी गो फॉर दिस, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है कि पॉपुलेशन ही बेसिक हमारे पास एक कारण है जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें
करनी पड़ती हैं। और पूरी दुनिया में इस चीज़ को देखा जाता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड द इकोनॉमीज आर ट्राइंग टू डेवलप दिस agricultural sector because of the going or this agriculture, this population increase and all that. But when we look at the different places on the surface of the earth, different countries, अगर हम उनको compare करते हैं इंडिया के साथ, take the case of India and USA, हम इंडियन एग्रीकल्चर और अमेरिकन एग्रीकल्चर को आपस में थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बात हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर या फार्मिंग की है, यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग है किसानों के पास वो कम होती हैं। जो प्लॉट्स ऑफ लैंड्स होते हैं जहाँ पर वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़। और यहाँ पर जो होता है फूड और फॉडर की जो क्रॉप्स होते हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। और अच्छी खासी जो हमारे पास लैंड रहती है वो फूडर क्रॉप्स के अंडर रहती हैं। और अक्सर जो है फार्मिंग जो है वो पुराने ही तरीक़ों से की जाते हैं, पुराने इरिगेशन मेथड्स, पुराने प्लूइंग मेथड्स, एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाए, वही ना पुरानी गलांगोट पहन के एक किसान काम करता है। कुछ जगहों पे देयर आर सम एरियाज वेयर द फार्मर्स आर यूजिंग ट्रैक्टर्स, वो फ्लोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड सम एरियाज आर इन इंडिया, सम एरियाज आर देयर वेयर वी आर हैविंग द एडवांस्ड इरिगेशन मेथड्स। और कहीं कहीं पे हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में या कहीं कहीं फार्मर्स जो हैं अच्छी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, HYVs जिनको हम कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। टेक द केस ऑफ कश्मीर वैली, आई डोंट थिंक देयर आर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हम अभी भी पुराने ही मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, हम अभी भी पुराने ही वो बीज इस्तेमाल करते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर हम पेडी कल्टिवेशन की बात करें, हमारे पास जो प्रोडक्शन लेवल है वो अभी भी बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास जो सीड्स हैं वो वही पुराने सीड्स हैं, नए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। नंबर सेकंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ स्टोरेज फैसिलिटी। देख सकते हैं आप कि अगर आपके पास कोई फार्म प्रोडक्ट है, आपने कल्टीवेशन की मेहनत करके आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, आउटपुट की शक्ल में आपके पास क्रॉप आ गई, लेकिन मार्केट ठंडा है, मार्केट में अच्छी रेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मजबूरन आपको वो प्रोडक्ट जो है बहुत सस्ते दामों पे बेचना पड़ता है, क्योंकि आप उसको ज़्यादा देर तक, कि पेरिशेबल गुड रहता है, ख़त्म होते हैं ये चीज़ें। तो इसका हवाले से आप क्या कहते हैं, मजबूरन आपको लो रेट पे उसको बेचना पड़ता है, जिससे आपको नुकसान होता है। बट अगर आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी होती, आप साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए से अपनी फसल को जो है स्टोर करके रख सकते हैं उस समय तक, जब तक मार्केट में उस पर्टिकुलर क्रॉप की जो है प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाए। अब गवर्नमेंट कोशिश करते हैं हिंदुस्तान में कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ दी जाएं किसानों को, ताकि उनको नुकसान ना हो, लेकिन ये चीज़ें फ़िलहाल हिंदुस्तान में उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है। अमेरिका की एग्रीकल्चर और फार्मिंग की बात करें यार, वहाँ पर हज़ारों हेक्टेयर ऑफ लैंड होती हैं, सैकड़ों हेक्टेयर ऑफ लैंड होती हैं, किसके पास? एक किसान के पास। हिंदुस्तान के पास वही 3 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर ज़मीन होती है। और इसके अलावा जो बहुत सारे क्रॉप्स वहाँ पर कल्टिवेट की जाते हैं, नॉट ओनली द फूड क्रॉप्स और फाइबर, यही जो है तो क्या बोलते हैं इसको हम, फूड क्रॉप्स। सर वो कौन सी फसल नहीं है जो वहाँ पर कल्टीवेट नहीं की जाती हैं, जिसका मार्केट अच्छा हो। एट द सेम टाइम दे आर गोइंग फॉर दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। बड़े पैमाने पे वहाँ पर ड्राई बाउंड सॉइल जो है अवेलेबल रहते हैं, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल किया जाता है कल्टीवेशन में, और साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स, नॉट द केमिकल फर्टिलाइजर्स ओनली, दे आर यूजिंग सच फर्टिलाइजर्स इन देयर एग्रीकल्चर, इन देयर फार्मिंग सेक्टर, विच in one side helps them to increase the farm productivity, but at the same time they are not harmful for the land। वो ज़मीन के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ऐसे वो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तो हर कोई इस्तेमाल करता है वहाँ पर। इसके अलावा जो मशीनरीज़ का जब हम बात करते हैं, हिंदुस्तान में तो अभी भी एनिमल्स से ही ब्लोइंग की जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े और बहुत सारे वो कॉम्बाइनर्स, थ्रेशर्स हैं, सीडर्स, लेवलर्स, हार्वेस्टर्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीनरी, एडवांस्ड मशीनरी जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बट another point which is very important for the farming sector, agriculture sector, that is well established this transportation system। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर टाउन सिटीज़ में बड़े पैमाने पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बना हुआ है। रेलवेज़ के ज़रिए से जो है वहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक जगह से दूसरी जगह से किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो है स्टोरेज फैसिलिटीज़। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से तो है ही है, लेकिन जो किसान हैं वो इतने अमीर हैं भाई साहब कि उनके पास अपने स्टोर हाउसेज होते हैं जिनमें वो अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, और मार्केट में जब उसकी प्राइस अच्छी होती है तब जाके वहाँ पर उनको बेचते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द फार्मर ऑफ USA, वो वहाँ पर एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, नॉट लाइक द पीजेंट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में एक किसान लंगोट पहन के भाई साहब किसान काम करता है, बट व्हेन वी लुक एट द फार्मर ऑफ USA, वो कोट पैंट लगा के, टाई लगा के यार वो फार्मिंग करता है। द फार्मर इन USA knows how to do farming, but at the same time he knows how to connect to the mobile phone
टू कनेक्ट द लैपटॉप विद सैटेलाइट एंड हाउ टू ड्राइव द एरोप्लेन। आप यकीन नहीं करेंगे भाई साहब, वहाँ का किसान जो है यूएसए का, वो जहाज़ चलाना भी जानता है। वो स्प्रे करने के लिए, दवाई का छिड़काव करने के लिए अपने खेतों में शाबाश एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करता है और खुद चलाता है। यहाँ पर वही लंगोट पहन के चलाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूएसए में जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी या फार्मिंग की जा सकती है। देखिए भाई साहब, एरोप्लेन्स का इस्तेमाल स्प्रे करने के लिए, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप एक साइड में देख सकते हैं कि हमारे पास जो काउ शेड बना हुआ है कितना खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ पर हिंदुस्तान की तो बात ही कुछ और है भाई साहब, यहाँ तो कुछ सिस्टम ही गड़बड़ है। सो एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जितना हम एडवांस्ड साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तब जाके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो चलते चलते भाई साहब, रिकैप्चुलेशन में आप देख सकते हैं कि ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज कॉल्ड शाबाश हॉर्टिकल्चर। बहुत अच्छी बात है। किस क्रॉप के लिए हमें 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए? ये बिल्कुल सही आपने कहा, कॉटन क्रॉप के लिए होने चाहिए। हाँ, गोल्डन फाइबर किस क्रॉप को कहा जाता है? वेरी गुड, हाँ, जूट ही को कहा जाता है, जूट। इसके अलावा वो कौन से 3 से सेक्टर्स हैं जो एक्टिविटीज़ में आते हैं, जो लोग करते हैं, यानी कि कामों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम कितने सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं? यस, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर भी आप कह सकते हैं। एग्रीकल्चर, साइंस ऑफ फार्मिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर को कहा जाता है। हम फार्मिंग को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? शाबाश, ब्रॉडली हम इसको 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। उसके बाद इसने क्या कहा है कि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग ही है, लेकिन ये इसमें हम ज़मीन का इस्तेमाल बार बार करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल करने के लिए पुराने मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बार बार करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उन इलाकों में। इसके बाद 3 टाइप्स ऑफ मिलेट्स के नाम बताएंगे। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जवार, बाजरा एंड रागी आर द 3 टाइप्स ऑफ मिलेट्स। इनको हम कोरस ग्रेन्स भी कहते हैं, छोटे छोटे दानेदार वाले। व्हाट आर द फिजिकल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द राइस क्रॉप इन इंडिया? किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन? बिल्कुल अच्छी खासी गर्मी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए और पानी भी बरसना चाहिए। बट एज फार एज द क्रॉप इज कंसर्न, राइस क्रॉप इज कंसर्न, वी मस्ट हैव अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इसकी जड़ों के नीचे बहुत दिनों तक जो है, महीनों तक जो है पानी जमा होना चाहिए। और इसके लिए अलूवियल सॉइल अच्छी कंसिडर की जाती है। जहाँ तक बात कॉटन क्रॉप की है, यहाँ पर हमें इसके लिए हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में, और देयर शुड बी एटलीस्ट फ्रॉस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। और इसके अलावा ब्लैक सॉइल जो है इसके लिए अच्छी कंसिडर की जाती है। सो भाई साहब, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक नंबर 2, और इसके साथ एग्रीकल्चर का जो हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपने इसको पसंद किया होगा। होप यू हैव एंजॉयड दिस वेरी वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।